दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। आज हम देखेंगे विश्व भूगोल जो है, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो विश्व भूगोल में भी सबसे पहले देखेंगे हम ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो हम देख रहे हैं आज विश्व भूगोल। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इसकी थियरी भी देखेंगे। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दी बफन द्वारा जो है कब 1749 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754 से 1755 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किया। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754 से 1755 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के रूप में जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को जो है दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना, एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरा है द्वैतारक या अद्वैतवादी संकल्पना यानी ड्यूलास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ और बाइनरी जो है हाइपोथेसिस में विभाजित किया गया है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट गैसियस जो है हाइपोथेसिस तथा लाप्लास निहारिका परिकल्पना जो है अधिक फेमस हुआ, अधिक प्रसिद्ध हुआ। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत जो है चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, जेम्स जीन्स एवं सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना एवं H.N. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट यानी बिग बैंग थियरी, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर, ये याद रखिएगा कि बिग बैंग थियरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेथियर ने। कब? देखिए, वर्ष जो है 1927 में, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। सबसे पहले उन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत कहा जॉर्ज लेमेथियर ने। 1949 में जो है फ्रेड होयल ने उसका नाम जो है बिग बैंग कर दिया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, गैलेक्सियों के अनंत जो है, गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही क्या है? जो गैलेक्सी है, ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, तो गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। और अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः जो है 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या जो है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, यथा अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार जो है इत्यादि। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार जो है दंड सज्जित, यानी आकाशगंगा का आकार कैसा है? दंड सज्जित सर्पिलाकार, बाड़ स्पाइरल है, ठीक है। आकाशगंगा का आकार दंड संजित सर्पिलाकार यानी बाड़ जो है स्पाइरल है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन
तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम जो है प्रारंभिक अवस्था यानी प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। फिर इसके बाद देखिए तारा जो है विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके बाद तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनिष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि 9 या 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो, उनकी अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव यानी रेड जायंट या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो तीव्र विस्फोट होता है उसे हम सुपर नोवा कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप यहाँ से डिटेल पॉज करके पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखते चलेंगे। अभी देखिए 1.44 सौरयुग जो द्रव्यमान है, इसी को जो है चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। ठीक है, देखिए भारतीय अमेरिकी जो भौतिकविद थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 में 1.44 सौरयुग द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन होते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ध्यान रहे कि 1.44 सौरयुग द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होता है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के बाद 1.44 सौरयुग द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बसता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुना आकार तक के तारे में विस्फोट के बाद लगभग 1.44 सौरयुग द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचते हैं और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरयुग द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार जो है डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 यानी 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसके बाद PYQ देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, स्पीड है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी नापती है। ठीक है, एक वर्ष में जितनी दूरी वो तय करती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में देखिए प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड जो है। इस पे सवाल भी बनेंगे।
इसलिए जो है ये याद रखना ज़रूरी है। देखिए एक प्रकाश वर्ष, यहाँ पे देखिए पॉइंट, एक प्रकाश वर्ष में दूरी का जो है विवरण विभिन्न इकाइयों में, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 9.461 इंटू 10 टू दी पावर 15 किलोमीटर में देख लीजिए 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। जब कुछ सॉल्व करेंगे हम सवाल तो उसमें ये जो है फार्मूले आपके काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहुँच करके आप पढ़िए। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों PYQ, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे गए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि समय बहुत कम है। तो अभी हम PYQ पे फोकस करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, महाविस्फोट जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अभी हम लोग देखे थे जॉर्ज लेमेथियर ने वर्ष 1927 में, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है किसकी व्याख्या करता है, ब्रह्मांड की करता है। आंसर हो जाएगा सी जो है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, J.J. विल्सन, ए वेगनर, डू डोइट, H. हेस। क्या होगा दोस्तों बताइए। आंसर हो जाएगा बी जो है ए वेगनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ए वेगनर ने डेवलप किया, विकसित किया था। चलिए आगे प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 4। आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत किया गया है। तो आकाशगंगा कैसा है अपना, सर्पिलाकार है। तो ये जो है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती हैं। खगोलविद गैलेक्सी को मुख्यतः जो है 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे कि अंडाकार यानी कि एलिप्टिकल हो जाएगा, फिर आपका सर्पिलाकार स्पाइरल हो जाएगा, और तीसरा जो है अनियमित आकार जो है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है 5। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। सूर्य को कितना समय लगता है, तो हम लोग देखे थे ना अभी 22.5 से 25 करोड़। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 25 करोड़ जो है। चलिए यहाँ पहुँच करके पढ़िएगा। नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है उसके जो है ताप का, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ये आंसर जो है डी सही है। और ये देखिए IS प्री 1994 में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है इसको देखिए आप। तारों का रंग उनके जो है ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग के तारों का ताप देखिए कैसा है, नीला। तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है, देखिए 50,000 से 28,000 केल्विन तक जो है नीला होगा। अब देखिए यहाँ से 28,000 से लेकर के 10,000 केल्विन तक जो है नीला श्वेत होता है। फिर 10,000 से जो है 7,500 केल्विन तक श्वेत हो जाएगा, और 7,500 से 6,000 केल्विन तक श्वेत पीत। और इसी तरह का देखिए पीत का जो है 6,000 से 4900 केल्विन, नारंगी जो है 4900 से 3500 केल्विन, और लाल जो है 3500 से 2000 केल्विन तक। चलिए आगे देखिए प्रश्न, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है इसका ए सही हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं, चंद्रशेखर सीमा जो है। भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 में 1.44 सौरयुग द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर या श्याम विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं।
तो ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस प्रकार या किस आकार का तारा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार, सूर्य के 8 गुने तारे के आकार के, परंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने तक के तारे विस्फोट के बाद जो है लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है, और इससे बड़े तारों का अवशेष जो है 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। अगला प्रश्न देखना है दोस्तों आप लोगों को, श्याम वीवर होता है। तो श्याम वीवर क्या होता है? श्याम वीवर देखिए, ये जो है सिमट गया तारा होता है। श्याम वीवर होता है सिमट गया तारा। अगला देखिए प्रश्न जो है 9, प्रश्न जो है 9 देखिए, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, ये क्या होती है? कृष्ण वीवर होता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो है कृष्ण वीवर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। तो दिए गए विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने, अभी हमने देखा। प्रश्न 12 देखिए, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण देखिए, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो यहाँ कथन कारण दोनों ही सही है। देखते हैं, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी प्रकाश को बाहर नहीं आने देता। इसका मेन कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व जो है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों अगला प्रश्न सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है, और देखिए ये उत्तर प्रदेश लोअर जो है पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा गया है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन देखिए 15 देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? बताइए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी भंगुर तारा, ऑप्शन सी जो है कृष्ण मास्टर, और ऑप्शन डी जो है क्वासर जो है। तो सी हो जाएगा आंसर कृष्ण मास्टर जो है। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो ब्रिटल स्टार जो है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। चलिए डिटेल में देखते हैं।
पल्सर, क्वासर तथा ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध जो है एनिमेलिया जगत इकाइनोडर्मेटा संघ तथा ओफिउरोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री नितल पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिटल स्टार का संबंध जो है अंतरिक्ष से न होकर किससे है? ब्रिटल स्टार का संबंध जो है समुद्र से है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 18। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है नक्षत्र कहलाता है। आंसर बी बिल्कुल सही है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तारे का नाम है बीटलगिउस जो है, बीटलगिउस। तो बीटलगिउस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह जो है प्रथम चित्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। पहला, आकाश स्याह काला है। दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं। और तीसरा, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। बताइए क्या होगा इसमें? तो पहला देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान से जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो भी काला जो है दिखाई देगा। आकाश जो है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो जो है प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, तो वहाँ जो आकाश जो है स्याह काला दिखेगा। पहला सही है। दूसरा जो है, चूँकि वहाँ वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है, तो वायुमंडल नहीं है तो तारे टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि प्रकीर्णन की वजह से ही जो तारों की प्रकाश है हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो 1 और 2 बी जो है बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलहीनता है, यानी वायुमंडल वहाँ नहीं है। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान लगभग 2.7 केल्विन होता है, जो पृथ्वी तल के तापमान से बहुत कम है। ठीक है, इसलिए तीसरा जो कथन है वो गलत है। तो केवल 1 और 2 सही था, ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का है, एक खगोलीय दूरी है, ये आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अभी देखिए दोस्तों, ये 22 देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये जो है प्रकाश वर्ष है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखा है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम जो है सुविधाजनक होगा? तो इसमें क्या करेगा वो? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके वो चलता जाएगा। ठीक है, ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए
ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। ठीक है, ध्रुव तारा जो है उत्तर की दिशा में चमकता है। जस्ट एक बार देख लीजिए इसको, ध्रुव तारा हो गया, ये जो है चलिए बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ईस्ट जो है। ठीक है, तो ध्रुव तारा उत्तर की दिशा की ओर चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए अब वो बंदा जो है ऐसे चलेगा, बाएं साइड में जो है ध्रुव तारा को रखेगा और ऐसे चलता जाएगा तो पूर्व में जो उसका गांव है वो 5 किलोमीटर दूरी पे वो पहुंच जाएगा पूर्व में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी जो है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते वह है। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि जो है। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो ये बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। से सभी का संबंध जो है अंतरिक्ष से है। देखिए नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये दोस्तों जो है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न में दिए गए शब्द ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में समाचारों में आते हैं। इवेंट होराइजन यह एक ऐसी सीमा यानी बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए सिंगुलैरिटी, यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है अनंत होता है। इसके बाद देखिए स्ट्रिंग थियरी, इसमें सभी पदार्थों एवं बलों का एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर जो है कपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड मॉडल। कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक जो है इकाई नहीं है? तो ये जो है मानक समय जो है, मानक समय जो है एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है। देखिए मानक समय किसी देश का आधिकारिक प्रमाणिक समय होता है जो किसी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारण किया जाता है। कम देशांतरीय विस्तार वाले देशों में सामान्यतः एक प्रमाणिक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में एक से अधिक मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में जो है जो देशांतर रेखा प्रमाणिक है वो है 82.5 डिग्री पूर्व जो है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय जो है प्राकृतिक इकाई नहीं है। इसे तो हमने माना है कि कोई भी कंट्री मानती है कि हाँ हमारे देश की ये मानक समय रेखा है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रमाणिक समय है। इलाहाबाद के जो है नैनी से होकर के मिर्ज़ापुर होते हुए गुजरती है नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है सौरमंडल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग सौरमंडल के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूर्य, इसके 8 ग्रह, उनके जो है अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य, इसके 8 ग्रह, अनेक जो है उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की जो रचना करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 यानी लगभग जो है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय जो है धूल आदि जो है शामिल है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले देखिए बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 57.9 मिलियन जो है किलोमीटर। इसके बाद देखिए शुक्र जो है
इसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल और बृहस्पति, इसके बाद शनि और यूरेनस, 8वां जो है नेपच्यून और 9वां जो है प्लूटो जो है। लेकिन प्लूटो को जो है अब ग्रह से बाहर कर दिया गया है, तो अभी 8 ही ग्रह हैं। चलिए देखते हैं। 14 से 25 अगस्त 2006 के बीच, 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य भाग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जो है खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की जो बैठक हुई थी, इसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया है। अतः नई मान्यता के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 से घटकर कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ हो ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल अस्थितिकी संतुलन बना सके। तीसरा पॉइंट है, अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे। अभी देखिए यहाँ पर सौर मंडल का जो है एक पिक्चर है, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए आपका जो है सूर्य, ठीक है, और सूर्य से जो है सबसे नज़दीक कौन है? देखिए यहाँ पे देखिए बुध है, ठीक है। सूर्य के बाद देखिए बुध हो गया, फिर देखिए शुक्र हो गया, फिर जो है अपना पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, और बाहर देखिए ये कूपर बेल्ट है। तो काफ़ी जो है अच्छा है, आप जो है डिस्टेंस के हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक बुध हो गया, फिर जो है शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ठीक है, और बृहस्पति देखिए बीच में ये जो है क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह ये धूमकेतु, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो जो है। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से जो है भिन्न है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। कुछ ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है। जो ठोस है ऐसे ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक है। कितना है देखिए, 5.5 ग्राम प्रति जो है घन सेंटीमीटर। अन्य ग्रहों का जो घनत्व है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में इस प्रकार है। देखिए बुध का जो है 5.4, शुक्र 5.2, मंगल 3.9, बृहस्पति 1.3, शनि 0.6, अरुण जो है 1.2 तथा वरुण 1.6 है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8 भाग क्या है? अंतर्विष्ट है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान जो है 1.989 गुणे 10 का पावर 30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। जो सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना है। सोचिए कितना सूर्य बड़ा है, ठीक है। तो सौर मंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध जो है सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय, ठीक है, वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय 164 वर्ष लगाता है। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कई बार अरेंज करने के लिए दे देता है। तो आकार के अनुसार जो है ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब सबसे अधिक पहले, फिर धीरे धीरे सबसे लास्ट में छोटा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद सेकंड शनि, थर्ड जो है अरुण हो जाएगा, फोर्थ वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा जो है शुक्र, सातवां मंगल और आठवां जो है बुध आपका। अब द्रव्यमान के अनुसार देख लीजिए। अभी आपने आकार के अनुसार देखा, द्रव्यमान के अनुसार अगर पूछता है तो कैसे अरेंज करेंगे? देखिए
द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध जो है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते हुए, तो सूर्य के सबसे नज़दीक अभी आपने पिक्चर में भी देखा बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, ठीक है, 23.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौर मंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा है। अभी देखिए दोस्तों आगे, पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित बुक यानी पुस्तक जो है पेरिलस यानी लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। बाद में इसका जो प्रकाशन है 1543 ईस्वी में डी रिवोल्यूशन बेस ऑर्बियम कोलेस्टियम ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स नामक से प्रकाशित हुआ, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जर्मन के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीली ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का जो है प्रतिपादन किया। तो ये रहा सौरमंडल से संक्षिप्त नॉलेज है। अब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे हम दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो जो निहारिका है, निहारिका क्या है? सौरमंडल का भाग नहीं है। जबकि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या है? सौरमंडल का भाग है। और ये जो है बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है प्रश्न। सौर मंडल का निर्माण लगभग जो है 4.53 से 4.58 यानी कि लगभग 4.6 बिलियन वर्ष जो है पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करती है? बताइए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आंसर डी सही है, कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस। चलिए डिटेल में देखते हैं। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है, लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो भारतीय जो विद्वान है या खगोल शास्त्री है वो काफ़ी आगे थे, लेकिन उनके बारे में जो है इतना महत्व नहीं दिया गया उसमें, ठीक है, जितना जो है यूरोपीय, चूँकि यूरोपीय जो है भारत पे यूरोपियों का जो है प्रभाव रहा, खासतौर से अंग्रेज़ों का, तो ज़्यादा जो है तवज्जो या महत्व जो है भारतीय खगोल शास्त्री वैज्ञानिकों को नहीं दिया गया जिस तरीके से देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 3। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
आंसर सी देखिए जो है कॉपरनिकस जो है, और ये जो है बीपीएससी प्री 2015 में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो ये जो है कॉपरनिकस। क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है शब्दों के हेर फेर के द्वारा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको याद रखना है मेन पॉइंट जो है। चलिए डिटेल में देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में निकोलस कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो है 5वां। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये है आपका निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 6वां जो है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का माध्य घनत्व सर्वाधिक है। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और रिलेटेड जो है जो भी सौर परिवार के द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पे, इसको जो है पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या दोस्तों, ये 1992 में चूंकि प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय के हिसाब से जो है आंसर बी सही है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या अभी कितनी है? 8 है, याद रखिए। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 8वां जो है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच में है बृहस्पति और शनि जो है। ठीक है, यानी जुपिटर एंड सैटर्न जो है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन जो है 9, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोअर 2002 में, फिर अगेन जो है लोअर स्पेशल जो है प्री 2003 में, यानी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, तो बुध शुक्र तो है नहीं। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपका जो है 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए पृथ्वी के बाद बृहस्पति हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यूरेनस 4 हो जाएगा और प्लूटो, यानी 2 3 4 1। आंसर जो है ए सही है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा बताइए? बुध एवं शुक्र हो जाएगा। आंसर जो है क्या सही है दोस्तों? आंसर सी सही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध एवं शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए दोस्तों। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो ग्रह क्या होते हैं? ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है, ग्रह ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। तो सभी ग्रह जो है सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा है, तारा का जो भी तारा होता है उनका स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह जो है तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। ये देखिए ग्रह जो है आंसर हो जाएगा बी यहाँ, ग्रह ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है विकल्प बी कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो है 13। अब यहाँ मिलान करना है सूची ए को आपको जो है 2 से जो है। सौर मंडल का सबसे जो है छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, इसको मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको पता है, देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा बताइए? तो बृहस्पति हो जाएगा, यानी बी का 3, ऐसे लिखते जाइए। सूर्य में, सौर मंडल में
सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह जो है, तो सौरमंडल में जो है सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, बुध के बाद क्या हो जाता है आपका शुक्र हो जाएगा, बुध के बाद जो है शुक्र हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 2 हो गया। सूर्य से निकटतम ग्रह डी का 1 हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है बुध है। अब कौन सा बच गया सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपको प्लूटो जो है, तभी तो इसको जो है ग्रहों से निकाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट में अभी है ये, तो ए का हो जाएगा 4 जो है। चलिए मिलान करते हैं कि इसमें जो है 4 3 2 1 है, 4 3 2 1, आंसर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है 4 3 2 1। डिटेल में देखिए, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और पूरी मान्यता के अनुसार प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिए जाने के बाद अब बुध जो है सबसे छोटा ग्रह हो गया है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र है, पहले स्थान पर बुध है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां और सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 14, सूर्य के निकटतम ग्रह। तो अभी हम लोगों ने देखा सूर्य के सबसे निकटतम क्या है बुध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला शुक्र है, ये भी सही है। देखिए सौरमंडल का जो मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, गलत है। कौन सा ग्रह है बताइए, तो सौरमंडल का जो है मंदतम गति वाला ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में जो है सबसे ज़्यादा समय लगाता है 164 वर्ष। कितना जो है 164 वर्ष जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर चुनना है। आकार के अनुसार जो है घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है बृहस्पति सबसे पहले हो जाएगा 1। इसके बाद जो है देखिए बृहस्पति के बाद जो है शनि, इसके बाद जो है वरुण और फिर पृथ्वी हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी जो है। प्रश्नानुसार आकार के अनुसार घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी है। अब ये देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 17, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, देखिए ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन तीनों पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनकी जो उपस्थिति है इन गैसों की, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की, बृहस्पति पर भी है। ठीक है, शनि पर भी है और नेपच्यून पर भी है, यूरेनस पर भी है। प्लूटो पर क्या है, मीथेन तो है। ये देखिए प्रश्न ये गलत है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर पाई जाती है। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा है। प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा आर्गन है। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उपस्थित है। अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल का नहीं है। देखिए बुध है, शुक्र है, शनि है सौरमंडल का भाग, लेकिन फ्लोरिडा नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा बी जो है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 जो है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो ये जो है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। गोल्डीलॉक्स जोन जो है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है।
चलिए डिटेल में देखते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज में अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडा है, मतलब यहाँ पे जीवन संभव है। जो गोल्डीलॉक्स जोन है इसी के अंतर्गत अपना पृथ्वी है। और भी ऐसे ग्रहों की खोज जारी है जिसके लिए जो है बार बार देखिए वैज्ञानिक जो है सैटेलाइट को छोड़ते हैं। अभी जैसे भारत का चंद्रयान मिशन है, इसी तरह से हर कंट्री जो है अपना पता लगाने के लिए कि पृथ्वी के अलावा कहीं अन्य भी जीवन संभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न जो है 20 अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको जो है चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रह तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 जो है। इसके बाद देखिए उपग्रह, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो बी का हो जाएगा 1 जो है। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा ये क्या है, हेली, सी का हो जाएगा 4 जो है। और कृत्रिम उपग्रह डी ये हो जाएगा मेराइनर जो है। यानी ग्रह का क्या हो गया देखिए, सम्मिलित करना था। यूरेनस जो है, उपग्रह जो है चंद्रमा, पुच्छल तारा जो है देखिए हेली, और कृत्रिम जो है उपग्रह ये है मेराइनर जो है। यानी 2 1 4 3 आंसर जो है ए सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनस देखिए ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, हेली पुच्छल तारा है, मेराइनर क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न 21 देखिए आप लोग। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो ये जो है सूर्य है। आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं एक एक करके जो है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सूर्य के बारे में। ठीक है, देखिए सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से लगभग जो है कितना है, पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या देखिए इतना जो है किलोमीटर है, पढ़िए इसको, यानी 69,57,5700 किलोमीटर, सॉरी ठीक है। देखिए एक बार, सूर्य की माध्य त्रिज्या जो है 6,95,700 हो जाएगा किलोमीटर। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग देखिए टेम्परेचर दिया है डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। काफ़ी हाई टेम्परेचर है सूर्य का जो है। यानी 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए सूर्य के कोर में जो अत्यधिक उच्च तापमान है 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित जो सभी पदार्थ है गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी ये अवस्था है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार जो है कितनी है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं को 2 भागों नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय जो है संलयन में बांटा जाता है। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, यानी विखंडित होता है, अलग होता है, वह नाभिकीय जो है संलयन कहलाता है। वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 छोटे नाभिक जब आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय जो संलयन होता है इसमें क्या होता है, 2 छोटे छोटे जो है नाभिक क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, संलयन करते हैं, तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय संलयन करते हैं।
तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा जो है अभी हमने पढ़ा था संलयन की वजह से है। तो कैसे ऊर्जा जो है निर्माण होता है, देखिए 1H2 + 1H2, ठीक है। हाइड्रोजन के जो है देखिए परमाणु यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ड्यूटेरियम, और फिर 2He4 हीलियम का निर्माण हो रहा है, प्लस जो है ऊर्जा जो है निकल रही है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो क्या होगा? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा और यह स्थिति सूर्य ग्रहण हो जाएगी, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल जो है प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही जो है चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी पर 2 छाया डालता है। डार्क वाले छाया को अम्ब्रा एवं कम डार्क वाले छाया को पेनुम्ब्रा कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल का वह भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे जो है कोरोना कहते हैं। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के समय दिखाई देता है। देखिए हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का जो दृश्य है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला जो है कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी अरोरा लाइट उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ से सूर्य की जब ज्वाला निकलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तो वो जो है काला दिखाई देने लगता है, जिसे सौर कलंक यानी सन स्पॉट कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत जो है ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ यानी साइरस एवं पक्षाभस्तरी बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को निकट तिथि को होती है। इस तिथि को पेरीहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन यानी ऑफसौर कहते हैं। ऑफसौर कब हो रहा है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। 4 जनवरी को देखिए, 4 जनवरी को सूर्य जो है नज़दीक होता है, ठीक है, तो इसे जो है उपसौर कहते हैं। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी मापने की एक इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.49598 × 10⁸ किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप देखिए। तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए खगोलविदों द्वारा पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक में देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी नापता है। एक पार्सेक में देखिए 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। इस प्रकार खगोलीय दूरी के मात्रकों में पार्सेक जो है सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद क्रमशः प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय जो है इकाई है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। बताइए सूर्य के केंद्र में जो है क्या क्या होता है? तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण जो है उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव
एवं गैस के अतिरिक्त एक चौथी अवस्था है, ठोस द्रव गैस, इसके बाद प्लाज्मा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है ठोस द्रव तथा गैसीय अवस्था। नीचे बी में दिया है केवल द्रव अवस्था, सी में दिया है केवल गैसीय अवस्था, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था। तो यहाँ पे प्लाज्मा होना चाहिए, कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखिए प्रश्न जो है दूसरा, देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों से यानी तारों में जो है 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। 1s2 + 1s2, ये देखिए ड्यूटेरियम जुड़ते हैं। उसके बाद देखिए हीलियम का निर्माण करते हैं 2He4 प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। तो सूर्य से जो ऊर्जा मिली है नाभिकीय संलयन के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर जो है। तो देखिए सी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा सही यहाँ पे। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद प्रदीप रेखा पर दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। तो डिटेल में देखते हैं इसको। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या के दिन होती है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है केवल जो है अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है केवल अमावस्या के दिन। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? कमेंट में लिखिए दोस्तों। आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखिए 7वां। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो ये IAS देखिए प्री 1993 में आया है। चलिए डिटेल में देख लीजिए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ नहीं दिखाई देता है तथा यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। प्रश्न 8। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये जो है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। देखिए प्रश्न जो है IAS प्री 2002 में पूछा गया है। डिटेल में देखिए दोस्तों। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। राइट। अब देखिए एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। तो ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय जो है एकक दूरी कहा जाता है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं 149.6, देखिए ये मिलियन किलोमीटर है, इसके बराबर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ये जो है 150 इंटू जो है 10⁶ किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, किस डेट को होती है? यहाँ चूंकि होना चाहिए था 4 जनवरी, चलिए आसपास का डेट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 जनवरी जो है। ठीक है,
तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। एग्जैक्ट जो है 4 जनवरी है, लेकिन चलिए ऑप्शन में यहाँ 3 दिया है तो आसपास का ही डेट है। इस स्थिति को पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन उपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति जो है 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि 2, 3 या 5 को होती है। उसी प्रकार अपसौर 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13, सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 124 गुना है, बी 100 गुना है, सी 109 गुना है और डी जो है 115 गुना। तो ये है दोस्तों 109 गुना जो है, सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या, ठीक है, 6,95,700 किलोमीटर तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6,378 किलोमीटर है। तो अभी हमने देखा दोस्तों सूर्य के बारे में। अब अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम बुध, और इसी क्रम में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।